Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narendra, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. Okay, so now finally we have come to the time जब हमने अपना प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया है और आज से चालू होने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज में भी हम बिगनिंग करने वाले हैं बिगनर्स सेक्शन से। देन एज यू नो कि हम धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे, उसको एक एक सीढ़ी पढ़ते जाएंगे। बिगनर सेशन के बाद हम आएंगे इंटरमीडिएट पे और फिर हम जाएंगे एडवांस सेक्शन पे। ऑलराइट, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमने इतना सारा पढ़ लिया है प्लांट किंगडम के बारे में कि एमसीक्यूज तो आप लोग यू कर लेंगे। ओके, सो now what we are going to do is together, as you know, we can win, so we are going to start with the MCQs for the beginner level. ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 70 बिगनर क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। आप धीरे धीरे इनको अटेम्प्ट करते जाइए। अगर आप ये अटेम्प्ट करते जाएंगे, अगर आप आई अश्योर यू, अगर आप पूरा पढ़ लेंगे, अगर आप पूरा बिगनर सेक्शन इंटरमीडिएट एडवांस लेवल तक के MCQs कर लेंगे, तो आपका जिसको कहते हैं ना प्लांट किंगडम इतना थ्रू हो जाएगा, इतने आप प्रो हो जाएंगे कि यू कैन बी ऑलमोस्ट बिकम अ लिटिल काइंड ऑफ अ टाइनी वर्जन ऑफ अ बोटैनिस्ट योरसेल्फ। आपको 11th 12th में भी अगर आप बॉटनी लेनी हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इतने आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द बिगनर लेवल ऑफ MCQs। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? Where does the food comes from when the seed has not grown its leaf? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही क्या बोलेंगे उसको हम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्रिमिटिव सा क्वेश्चन है, जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही इतना सिंपल है कि तो आपको ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट? क्योंकि जब हमने इतना पढ़ा है, इतना सारी चीज़ें हमने इतनी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज पढ़ ली हैं, तो ये तो कुछ है ही नहीं। हम स्टार्ट करते हैं कि अब हमें ये मालूम है कि लीव्स जो है वो खाना बनाने का काम करती हैं पेड़ों में, राइट? लीव्स जो है वो खाना बनाने का काम करती हैं किस प्रोसेस के थ्रू? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है प्लांट्स को, राइट? क्योंकि बेचारे अपना खाना खुद बनाते हैं, वो तो दूसरों को खाना देते हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको खाना क्या खिलाएंगे? वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो खाना बनाते हैं लीव्स के थ्रू। अब जब लीव्स नहीं होगी हो पेड़ में, तो वो इतना छोटू सा पेड़ हो कि वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा हो, तो वो फिर खाना कहाँ से मिलेगा? कुछ तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, राइट? अदरवाइज किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो जब तक वो इतने सक्षम नहीं होते कि वो अपना खाना खुद बना पाएँ, तो उनको वो खाना या न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? वो उनको मिलता है उन सीड्स में ऑलरेडी न्यूट्रिशन स्टोर होता है, जहाँ पे सीड के अंदर न्यूट्रिशन ऑलरेडी स्टोर होता है, इतना जितना उनको बेसिक ग्रोथ के लिए या बेसिक जब तक आप कहते हैं कि ज़मीन से फूटने के लिए जितना उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और उस पीरियड के लिए जब वो छोटू होते हैं, उनको अपना खाना बनाने में टाइम लगता है, तब तक का जो न्यूट्रिशन है वो सीड में जो स्टोर रहता है वहाँ से उनको मिल जाता है। सो वी नो द आंसर, एंड द आंसर इज सी, सीड्स यूजेस इट स्टोर्स फूड। ओके, तो ये तो आपको बहुत क्लियर होगा, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं था कि आपको नहीं बना होगा। इसी तरह के बिगनर के क्वेश्चन है, राइट? बिगनर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एकदम टफ नहीं होने वाले, कोई रॉकेट साइंस टाइप के नहीं होने वाले, सिंपल क्वेश्चंस होंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल एकदम आसान तो नहीं पूछे जाएंगे आपसे, थोड़ा सा आपका 9th ग्रेड है आपका, बड़ी क्लास में हैं आप, और वो भी आप IGKO जैसा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन फिर भी आपको जितना हमने पढ़ा है, आई एम वेरी श्योर कि आपको बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। Now let's come to the second question. Second question is, from which part of plant can sugar cane be grown? Sugar cane आपने देखी है, sugar cane हम कहते हैं गन्ने को, right? गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, sugar cane बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो sugar cane की एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग आती है, which is considered to be the prime source of maybe एक्सपोर्ट का जो हमारे जिसको हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट से जो हमारे फंड्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है शुगर केन हमारी। और शुगर केन इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि वो उससे शुगर बनती है या गुड़ बनता है। तो अगर गन्ना नहीं होगा तो आप सोचिए कि कोई भी डिज़र्ट, कोई भी मिठाई, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। और इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इसकी जो इतनी मार्केट में जो वैल्यू है इसकी, वो इसलिए इतनी हाई है।
और इंडिया में शुगर केन बहुत ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट जहाँ शुगर फैक्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे अगर जो आप बेसिक कुछ जो जगहें हैं वहाँ पे जहाँ पे शुगर फैक्ट्रीज हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो जब इसकी खेती होती है, जब इसकी कटाई होती है शुगर केन्स की, तो जब वो लिया जाता है तो पूरे के पूरे ट्रक भर भर के शुगर केन्स पहुँचाए जाते हैं शुगर फैक्ट्रीज तक, और वहाँ पर फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है। तो इतनी तादाद पे शुगर केन हमारे यहाँ लगता है, इतनी तादाद पे हमारे यहाँ उसका कल्टिवेशन होता है कि अगर आप कोई भी एक शुगर फैक्ट्री उठा लेंगे और आप देखेंगे जब उसकी कटाई के बाद जो सीजन होता है, जब वो दिया जाता है, बेचा जाता है शुगर केन, तब वो कई मील लंबे तक लंबे जाम लग जाता है। इतने लंबी फैक्ट्री, इतने लंबे ट्रैफिक होता है जहाँ पे ट्रक्स खड़े होते हैं, पूरे शुगर केन भर भर के खड़े होते हैं, और कई महीनों तक उनको अपना, जिसको आप कहते हैं ना कि अपना बोरिया बिस्तर लेके कैंप लगा के वहीं रहना पड़ता है। इतना हमारे यहाँ शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। अब खैर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, ये एक एडेड जानकारी थी आपको। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि शुगर केन किस पार्ट से ग्रो किया जा सकता है। शुगर केन आपने देखा है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो डंडे जैसा है, राइट। उसको मीठा डंडा भी बोलते हैं बचपन में लोग। ओके, तो उसको बेसिकली कैसे उगाया जाता है? उसको शुगर केन को उगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि उसको इसके स्टेम के थ्रू उगाया जा सकता है। रूट की जरूरत नहीं होती, आप शुगर केन को उसके जो डंडा होता है, जो स्टेम होता है, उसी के थ्रू उगा भी सकते हैं। अब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन रोज बी ग्रोन। अब हम बात करते हैं गुलाब की। गुलाब का फूल सबने देखा होता है, सबको पसंद होता है, बहुत बहुत फेमस देखा जाए तो गुलाबों में गुलाब जो है कहा जाता है फूलों का राजा भी इसको कहा जाता है। और जब हम गुलाब की बात करते हैं तो हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा है कि गुलाब को किस तरह से लगाया जाता है। आपने बोलचाल की भाषा में देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि गुलाब की जो है वो कलम काट के लगाई जाती है ना। उसको जो उसकी जो ग्राफ्टिंग के थ्रू उसको लगाया जाता है, या उसकी जो कलम दे दी जाती है गुलाब की और उसके थ्रू वो उगाया जाता है। तो उसका जवाब आपके पास है कि गुलाब को उगाया जाता है स्टेम के थ्रू, राइट। उसकी जो कलम काट के, जब हम बात करते हैं कि कलम काट के दी जाती है गुलाब की और कलम के थ्रू उसको लगाया जाता है, तो हमें मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम। अब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रायोफिल्म ग्रोस। ब्रायोफिल्म ये थोड़ा सा अलग सा नाम है, हमने इसके बारे में पढ़ा है हालांकि, अगर आपको याद हो तो। जब हम बात कर रहे थे, आपको याद है बायोबाब ट्रीज की हमने बात की थी मेडागास्कर में, उसी तरह ब्रायोफिल्म जो है ये भी जो स्पीशीज़ है, दिस इज़ नेटिव टू मेडागास्कर। ये इंडिया में भी लगती है पर ये मेडागास्कर की नेटिव मानी जाती है। और ये एक बड़ा ख़ास किस्म का पेड़ होता है, ख़ास किस्म का प्लांट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका जो लीव्स होती है ना, उन लीव्स पे एक ऐसे टिप पे उनकी एक बड जैसी बनी होती है, राइट। और वो बड जो है वो टूट के गिर जाती है और वो ज़मीन पे जहाँ गिरती है वहाँ से एक नया पेड़ उग जाता है। तो इसकी जो खासियत है वो उसकी लीव्स में है। तो इसका जवाब तो मैंने ही आपको दे दिया कि किस पार्ट से ब्रायोफिल्म किस पार्ट से उग सकता है। ब्रायोफिल्म उगता है लीव से, राइट। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पीशीज ऑफ अ प्लांट जो कि हम मानते हैं कि लीव से उग जाती है। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो कि लीव से उगता है, उसमें से ये एक है। अब हमें इसमें से ऑड वन आउट निकालना है, राइट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कई बार आपको अपना थोड़ा सा अलग सा जो फोकस है, आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ है, वो लगानी पड़ती है। जब हम बात कर रहे हैं पिक ऑड वन आउट, तो हम बात कर रहे हैं बेसिल, बनाना, सैंडल एंड टी लीव्स की। ओके, अब जो नाम है बेसिल, बनाना, सैंडल एंड टी लीव्स की, अब आपको लगेगा इसमें से हम ऑड वन आउट किस बेसिस पे कर रहे हैं। क्या हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कर रहे हैं, क्या हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, क्या हम हैबिटेट के बेसिस पे कर रहे हैं। हम इसके बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, इनको हम ऑड वन आउट करेंगे किस बेसिस पे कि जो स्पिरिचुअल, जो रिलीजियस, जो हमारे यहाँ सेरेमोनियल जो यूसेज है, हम उसके बेसिस पे इसको ऑड वन आउट क्लास कर रहे हैं। बेसिल, जैसे आपको मालूम है कि बेसिल हम बात कर रहे हैं तुलसी की। बनाना लीव्स इस्तेमाल होती हैं। चंदन जो है, चंदन का तो बहुत सारा यूसेज होता है, चंदन का टीका लगाया जाता है, पूजा में किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या रिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से टी लीव्स इसमें से ऑड वन आउट है। तो जब कई बार इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा हमने प्लांट किंगडम और साइंटिफिक चीज़ों में चले जाते हैं, समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट कि कोई और बेसिस भी हो सकता है क्लासिफिकेशन का, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दैट काइंड जिसमें टी लीव्स ऑड वन आउट कंसिडर की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन बी ग्रोन बाय द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग के प्रोसेस के थ्रू कौन सा प्लांट ग्रो किया जा सकता है।
अब इसमें से सीधा हम देखते हैं कि रोज़ जो है वो तो हमें मालूम है कि रोज़ जो है वो नहीं ग्रो किया जाता। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ब्रायोफिल्म का भी हमको मालूम है कि ब्रायोफिल्म जो है अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वो लीव्स के थ्रू ग्रो किया जाता है। अब जो बचता है वो आ जाता है जैस्मिन, राइट। जैस्मिन का जो फ्लावर है वो बहुत खूबसूरत माना जाता है, बहुत सौम्य माना जाता है। जैस्मिन के फ्लावर के ऊपर बहुत लोगों के नाम भी रखे जाते हैं, बहुत सारी लड़कियों के नाम रखे जाते हैं, राइट, बिकॉज दैट इज़ नोन एज अ वेरी वेरी प्योर एंड वेरी वेरी सटल फ्लावर। अब जब हम बात करते हैं लेयरिंग की, तो लेयरिंग का जो प्रोसेस होता है, जैस्मिन की लेयरिंग का जो प्रोसेस होता है, वो इंडिया में जब हम बात करते हैं तो वो अलग अलग जो टेम्परेचर के बेसिस पे अलग अलग तरह से किया जाता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो ये लेयरिंग का प्रोसेस तकरीबन मान लीजिए किया जाता है मई जून जुलाई के आसपास किया जाता है, और यही प्रोसेस साउथ इंडिया में जुलाई से लेकर तकरीबन दिसंबर तक किया जाता है। अब इसमें करते क्या हैं, लेयरिंग का जो प्रोसेस है उसमें करते क्या है, जो शूट है वो लिया जाता है, तकरीबन थोड़ी सी मैच्योर प्लांट की शूट ली जाती है, जो कि एकदम नए प्लांट की नहीं ली जाती। आप मान लीजिए तकरीबन जैसे जो 1 आध साल की जिसकी उम्र हो प्लांट की, उसकी शूट ली जाती है, फिर उसमें एक इंडेंट बनाया जाता है, राइट, उसमें एक कट बनाया जाता है, फिर उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। तकरीबन आप मान लीजिए 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा खोद के उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, और फिर उसको वाटरिंग वगैरह की जाती है, और उससे नया प्लांट शूट आउट होता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ लेयरिंग, राइट। ये प्रोसेस ऑफ लेयरिंग जो है बहुत सारे पेड़ों में किया जाता है, पर जैस्मिन की जो लेयरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जैस्मिन का जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी बड़े स्केल पे होता है। फूलों में जैस्मिन, रोज़, गेंदा कुछ ऐसे हैं जिनको मोनेटाइज वे में, जो कमर्शियल वे में भी जिनका कल्टीवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए जब हम लेयरिंग की बात करते हैं तो जैस्मिन लेयरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के तौर पर बात की जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीड कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। सीड कैसे डिस्पर्स किए जाते हैं, ये आपको याद है जब हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी, जब हमने बिल्कुल शुरुआत पढ़ी थी, हमने प्रोसेसेस पढ़े थे जिसमें हमने सीडलिंग, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ा था। तब हमने डिस्कस किया था कि हम बात कर रहे हैं सीड डिस्पर्सल की। अब सीड डिस्पर्सल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन का। जब हम पॉलिनेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें यह मालूम है कि प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन 2 तरह से होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। और उसमें भी जब हम बाद में हमने, जब आपको याद होगा हमने डिस्कशन किया था, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो हमने हनी बी के रेफरेंस पे किया था, राइट, कि हनी बी जो है वो किस तरह से फ्लावर पे आती है और किस तरह से जो पोलन्स हैं उस पर चिपक जाते हैं और वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। बट पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अलग अलग तरह से होता है, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो उसमें वर्क करते हैं। दिस नो अगेन कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनेटर की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो कि क्या क्या हो सकते हैं। क्या वो एयर एंड वाटर हो सकता है, क्या वो एयर, वाटर एंड इंसेक्ट्स हो सकते हैं, क्या वो एयर एंड ग्रेविटी हो सकते हैं, या फिर सारे हो सकते हैं। सो द आंसर इज कि वो सारे हो सकते हैं। पॉलिनेशन हर प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, वो ग्रेविटी के थ्रू हो सकता है, वाटर इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, और एयर के थ्रू या विंड के थ्रू तो हो ही सकता है, राइट। सो वी नो द आंसर टू दिस। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। सीड्स ऑफ डैंडेलियन आर डिस्पर्स्ड थ्रू। डैंडेलियन आपको याद है हमने डिस्कशन किया था जब हम पेड़ों के बारे में पढ़ रहे थे, हम फूलों के बारे में पढ़ रहे थे, हम स्ट्रेंज फैक्ट्स पढ़ रहे थे, तब हमने डैंडेलियन के बारे में बात की थी। इट लुक्स लाइक अ ग्लोब, एक वाइट कलर का फरी ग्लोब जैसा फूल होता है ये, और इसके बारे में हमने बात की थी कि डैंडेलियन इज वन सच प्लांट विच इज़ होली एडिबल, जिसको हम पूरा का पूरा खा सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और एक जो पिक्चर भी थी उस टाइम पे, उस फोटोग्राफ में, वो वाइट कलर का ऐसा फरी सा प्लांट था जिसमें पूरी जो उसकी जो हवा से जो उसकी जो ऊपर का जो फर जैसा जो पत्तियां थी उसकी छोटे छोटे वो उड़ जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको मैंने जवाब दे दिया है कि जब हम बात करते हैं सीड्स ऑफ डैंडेलियंस की तो बेसिकली डिस्पर्स होते हैं विंड के थ्रू, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय सम सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज। लाइट जो है कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, और वो क्या होते हैं, राइट। क्या वो पिगमेंट होते हैं, सरफेस होते हैं, वेन होते हैं, या सॉल्क होते हैं। जब हम लाइट की बात कर रहे हैं पेड़ों में तो वो होते हैं पिगमेंट के थ्रू, राइट, पिगमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। जब आपको याद होगा जब हमने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की थी तब हमने क्लोरोफिल की बात की थी, और उसमें भी हमने बात की थी कि रेड और ब्लू लाइट्स किस तरह से वर्क करती हैं और फिर वो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है और इस वजह से पेड़ जो है वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, राइट। सो नाउ यू नो दैट लाइट इज ऑब्जर्व्ड कि जो फंडा है वो पिगमेंट के थ्रू होता है। अब the chloroplast split water molecules to release oxygen and add hydrogen to carbon atoms for the formation of।
अगेन हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे ही आ गए हैं दोबारा से, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं कि जब क्लोरोप्लास्ट स्प्लिट होता है तो बेसिकली वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है ऑक्सीजन और ऐड करता है हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एटम्स को, और उससे क्या फॉर्म होता है, उससे फॉर्म होती है शुगर। ओके, उससे फॉर्म होती है शुगर, जो हमने पढ़ा था दैट वी वर्क एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब the rate of photosynthesis decreases because the enzymes are denatured at, ये आप कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर इतने क्वेश्चंस क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट किंगडम, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे प्रिमिटिव प्रोसेस माना जाता है वो फोटोसिंथेसिस का माना जाता है, इस वजह से इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जिस पर हमने बात की थी कि उसमें एनर्जी की और वाटर की और सॉइल की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है जिसके ज़रिए खाना बनाते हैं प्लांट। अब उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, जो जिस स्पीड पे फोटोसिंथेसिस होता है, जिस रफ्तार पे फोटोसिंथेसिस, हर पेड़ की अपनी अपनी अलग होती है, और जिस तरह से वो रफ्तार पे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है वो इफेक्ट होता है टेम्परेचर से। और अगर वो डिक्रीज हो जाए, वो जो रफ्तार है फोटोसिंथेसिस की, तो वो किसकी वजह से होती है, जब एंजाइम्स जो होते हैं उसके अंदर, एंजाइम्स आपको मालूम है हमने बात की थी, एंजाइम्स जो काम करते हैं वो जो खाना जो बनता है उसके रेफरल में हमने एंजाइम्स की बात की थी। तो जब एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे, तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है। ओके, सो वी गॉट द आंसर टू दिस ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। The vascular bundle named xylem takes water and mineral to the, अब vascular bundle की बात हो रही है तो ये vascular plant के बारे में हम जानते हैं। तो vascular plant का जो transportation का जो system होता है उसको हम बोलते हैं vascular bundle is one of the part of the transportation system in the vascular plants, right। और ये जो होता है basically होता है stems में, जिसमें से दो element होता है। जब xylem होता है वो inside होता है, phloem जो होता है वो बाहर होता है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, vascular bundle named xylem takes water and mineral to the, कहाँ ले जाता है, बेसिकली लीव्स तक, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जाइलम जो है वो इनसाइड होता है एंड फ्लोएम बाहर होता है, तो बेसिकली जो जाइलम का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो वाटर और मिनरल्स को ले जाता है लीव्स तक। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। मेसोकार्प एंड एंडोकार्प इज द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ, एक्चुअली जब हम फ्रूट्स की शेल्स की बात करते हैं, राइट, तो फ्रूट्स में एक ऊपर का जो छिलका होता है वो होता है, एक अंदर का जो गूदा का पार्ट होता है वो होता है, कुछ बीज होते हैं कुछ फ्रूट्स में, तो हम उनकी बात करते हैं। तो उनका अलग अलग नाम रखे गए हैं। जब हम बाद में पढ़ेंगे आप मैंगो के बारे में, तब मैं आपको उसको क्लियरली डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, लेकिन अभी जब हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कुछ एडिकार्प होता है, पेरिकार्प होता है, मेसोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, तो उसकी बात की जाती है। तो जब मेसोकार्प और एंडोकार्प की बात की जा रही है, वो की जा रही है जो अंदर का जो हिस्सा होता है उसका, राइट, जो उसका एक जो ऊपर की लेयर है और उसके अंदर की लेयर है। तो इनमें से कौन से फ्रूट में वो खाई जाती है? ऑब्वियसली हमको आंसर यहाँ पे मालूम है कि वो लीची में खाई जाती है, बनाना में खाई जाती है। लीची एक तरह का ड्रूप फ्रूट है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैंगो के रेफरल में मैं आपको बताऊंगी कि मैंगो के अंदर भी गुठली होती है, तो वहां पे नहीं होता। ये मेसोकार्प और एंडोकार्प दोनों खाया जाता है बनाना में। एप्पल एक अलग है, उसमें थैलेमस को खाया जाता है, विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अब हम बात करते हैं पोटैटो ट्यूबर्स की। पोटैटो ट्यूबर्स जब हमने पता था आर एट द फॉर्म एट द टिप ऑफ। अब पोटैटो के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हमने पढ़ा था तो हमने जब मॉडिफाइड स्टेम्स और मॉडिफाइड रूट्स और मॉडिफाइड लीव्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने पोटैटो का काफ़ी बार जिक्र किया था। सो यू आर वेरी थ्रू विद पोटैटो, किस कैटेगरी में इसमें से फॉल करता है। अब हम बात करते हैं पोटैटो ट्यूबर्स की। तो ये बेसिकली कहाँ फॉल होते हैं? प्राइमरी रूट्स नहीं है, एडवेंशियस रूट्स। जब हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, जब हमने बेसिकली आपको याद होगा फाइब्रस रूट्स, टैप रूट्स, प्राइमरी रूट्स, बाकी पैरासाइट रूट्स, ये रूट्स वो रूट्स, बहुत सारी हमने रूट्स पढ़ी थी, एडवेंशियस रूट्स, तब की बात अलग है। तो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट ही नहीं है, राइट, ये अंडरग्राउंड लगते हैं, ये इसका कंसेप्ट ही नहीं है। पेटियोल आपको मालूम है एक बहुत ही अलग चीज़ है, वो लीफ को जहाँ से स्टेम को जोड़ती है उसको हम पेटियोल बोलते हैं, तो ये अपने आप में ख़त्म हो जाता है कंसेप्ट। तो ये बेसिकली आंसर हमारे पास बचता है स्टोलेंस, राइट। तो इसका जो आंसर है वो है स्टोलेंस। और स्टोलेंस बेसिकली होते क्या हैं, ये एक तरह की स्लेंडर स्टेम्स होती हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, राइट, और ये हॉरिजॉन्टली रन करती हैं ग्राउंड के, और इनको रनर्स भी बोला जाता है इसी वजह से। और इसमें पोटैटो ट्यूबर्स जो है वो टिप पे फॉर्म होते हैं स्टोलेंस की। ओके, सो वी गॉट द आंसर फॉर दिस।
Now let's come to another one. Which one of the following underground fleshy structure is a stem? ये मैंने जस्ट अभी अभी आपको इसका जवाब दे दिया जब हम बात कर रहे थे मॉडिफाइड लीव्स ऑफ प्लांट और मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट की। तो जब आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ जब हम बात करते हैं मॉडिफाइड होने की तो उसका मतलब है कि जो उसका बेसिक फंक्शन है उसके अलावा जब वो कोई स्पेशलाइज फंक्शन करती है तो हम उसको उस पर्टिकुलर पार्ट को मॉडिफाइड रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि वो है पोटैटो। अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन पिछला डिस्कस किया वहीं पे इसका जवाब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो व्हेन वी आर नॉट वेस्टिंग मच टाइम एट इट, वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद इट। एज यू नो दैट दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ मॉडिफाइड स्टेम। अब फाइलोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। फाइलोड बेसिकली मॉडिफिकेशन काहे का होता है? क्या वो रूट का होता है, फ्लावर का होता है, पेटियोल का होता है या बड का होता है? तो फाइलोड बेसिकली मॉडिफिकेशन होता है पेटियोल का, राइट? ये होता है पेटियोल का मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं फाइलोड। अब व्हाट यू ईट इन अ कोकोनट, आप कोकोनट में क्या खाते हैं? कोकोनट ऑब्वियसली हम जो नारियल हम जानते हैं, जो घर में हमारे नारियल हम पूजा में चढ़ाते हैं वो नारियल, और एक जो हम डाब पीते हैं जिसका हम पानी पीते हैं नारियल पानी, जो कि बहुत हेल्दी होता है, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं उसको पीने के। जब हम ये नारियल की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या खाते हैं? अब जब हम बात करते हैं मेसोकार्प की, एडोकार्प की, एंडोकार्प की, तो उसमें से हम डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली जब हम नारियल में अगर कुछ खाते हैं तो हम उसको क्या खाते हैं? हम बेसिकली पूरा का पूरा जो उसका सीड है नारियल का हम वो खाते हैं, राइट? नारियल के अंदर आपने देखा जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो अंदर से उसका वो निकलता है, ऊपर का जब उसका बूच है जब हम हटा देते हैं तो अंदर से उसका सीड निकलता है। हम बेसिकली नारियल का जो खाते हैं जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है उसका सीड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The position of shoot apex in monocot embryo is। मोनोकॉट डाइकॉट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। मोनोकॉट से डाइकॉट्स आपको क्लियर होंगे जिसके अंदर एक सिंगल डिकॉटिलाइडन होता है, सिंगल कॉटिलाइडन होता है, उसको हम मोनोकॉट कहते हैं। और वैसे ही जिसमें एक से ज़्यादा कॉटिलाइडेंस होते हैं उसको हम डाइकॉट्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं तो पोजीशन जो शूट एपिक्स में होता है मोनोकॉट का वो होता है लैटरल, राइट? जो शूट एपिक्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो पोजीशन होती है वो मोनोकॉट्स में, एम्ब्रियो में, वो होती है लैटरल पोजीशन। अब इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द ऑयल्स इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है इन सबके जो तेल हैं वो निकाले जाते हैं, राइट? ये सारे जो एडिबल ऑयल्स हैं वो सारे इनमें से कोकोनट, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन इनमें से निकाले जाते हैं, जिसमें से कोकोनट आपको मालूम है नारियल, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, सेसमे मतलब तिल, और सोयाबीन तो आपको पता ही है, राइट? ये सारे एडिबल ऑयल्स इनमें से बनते हैं। लेकिन इनमें से वो कौन सा फॉलोइंग प्लांट है जिसमें से स्टोर किया जाता है एंडोस्पर्म में, और वो किया जाता है कोकोनट में। जो एडिबल ऑयल है इसके एंडोस्पर्म में होता है। इसमें से जो पार्ट है कोकोनट का वो हम कौन सा खाते हैं? हम उसका सीड खाते हैं पूरा, और जो ऑयल है वो कौन से पार्ट में स्टोर होता है? उसके एंडोस्पर्म में, राइट? सो वी आर क्लियर विथ इट। आंसर हालांकि यहाँ पे आपको देख के वैसे ही समझ में आ गया होगा, लेकिन खैर ओके। अब ट्रीज आर लीफलेस फॉर द शॉर्टर और लॉन्गर सीजन ऑफ द ईयर इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, स्क्रब जंगल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, जब हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, तब हमने काफ़ी सारा इस पर डिस्कशन किया था। और प्लांट्स के बारे में तो हम काफ़ी सारा डिस्कशन कर ही चुके हैं, जब हमने ट्रीज़ के हैबिटेशन पे और किस तरह से उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उस पर हमने डिस्कशन किया। या उसके अलावा जो हमने अलग अलग एपिफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स और काफ़ी सारी जो चीज़ें हमने इस पर डिस्कस की, तो हमें काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। लेकिन अब हम आते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। जब हमने वर्ल्ड फॉरेस्ट की बात की तो हमने अलग अलग टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की। उसी तरह की बात पे हम यहाँ आते हैं। हमने सुंदरबन की बात की थी जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि सलाइन वाटर पे रहता है, ब्रैकिश वाटर में जो श्रब्स होते हैं वो होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट आपको पता है कि हमने बात की थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हायर लेवल ऑफ रेनफॉल जिनको ज़रूरत होती है और जो कि हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, आपको पता है। अब डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं बेसिकली वो भी हमको मालूम है किस तरह के होते हैं, जिसमें जो पत्तियां हैं उसमें पतझड़ भी होता है, और वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से ऑपोजिट होते हैं, राइट? उनमें पत्तियां लगती हैं कुछ साल, कुछ ईयर ऑफ द, कुछ टाइम बीइंग ऑफ द ईयर वो पतझड़ से जूझते हैं, राइट? उसमें पतझड़ होता है।
अब हम बात करते हैं इसमें से एक जो प्रकार बच जाता है वो था हमारा स्क्रब जंगल फॉरेस्ट, और उसकी डेफिनेशन है ये, ट्रीज आर लीफलेस फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर सीजन ऑफ द ईयर इन स्क्रब जंगल फॉरेस्ट. So the answer to it is C. Okay, so now you're through with the definition about forest. You know about the tropical, temperate, rainforest, deciduous forest, everything. Okay, और mangrove forest, हमारे यहाँ सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है. Okay, now oxygen liberated during photosynthesis is coming from, जो ऑक्सीजन है जो लिबरेट की जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कहाँ से आती है? हमें ये मालूम है कि प्लांट्स क्या काम करते हैं. प्लांट्स ये काम करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट? हमें ये मालूम है, और इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि प्लांटेशन करना या पेड़ लगाना या फॉरेस्टेशन हमें अपने लिए करना चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस हु आर द लंग्स ऑफ द अर्थ. अगर प्लांटेशन नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, तो अर्थ जो है वो धीरे धीरे विल्ट करने लगेगी, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और डिसबैलेंस होगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, तो सब कुछ जो लाइफ है ऑन अर्थ वो चरमरा जाएगी. ये हम जानते हैं. बट अभी हमें ये बात करनी है कि ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो आती है कहाँ से? वो आती है वाटर के थ्रू. ओके, वो पानी के थ्रू आती है और वो लिबरेट होती है ऑक्सीजन. स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन, स्टिल्ट रूट जो हैं वो कहाँ में फाइंड किए जाते हैं? स्टिल्ट रूट, अगेन जब हम प्रॉप रूट्स की बात करते हैं, कई लोग इसको एडवेंचरस रूट्स का हिस्सा मानते हैं. स्टिल्ट रूट को 90% लोग कहते हैं कि जो एडवेंचरस रूट्स हैं दैट इज द पार्ट ऑफ स्टिल्ट रूट्स आर पार्ट ऑफ एडवेंचरस रूट्स. तो जब हमने बात की थी एडवेंचरस रूट्स की, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था स्टिल्ट रूट्स एंड प्रॉप रूट्स, अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो. पर स्टिल्ट रूट इसमें से किस में से पाए जाते हैं? मेज में, या जब हम बात करते हैं भुट्टे की, तो उसके अंदर स्टिल्ट रूट पाई जाती है. ओके, अब with which one of the following is Delbergia species associated with? Delbergia एक स्पीशीज है जो कि इनमें से किसी एक के साथ एसोसिएटेड है. ये सारे जो हैं पेड़ हैं, ये काफ़ी बड़े पेड़ माने जाते हैं, और काफ़ी चाहे वॉलनट हो, सैंडलवुड हो, टीक हो, रोजवुड हो, इनको काफ़ी सारा यूज़ किया जाता है. बहुत सारा इनको फर्नीचर मार्केट में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट? पर अभी हम बात कर रहे हैं डेलबर्गिया की, और डेलबर्गिया इनमें से पार्ट है रोजवुड का. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है? जब हमने आइकलर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जब हमने डिस्कशन किया था कि आइकलर ने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था, 2 बेसिस थे उसके क्लासिफिकेशन के, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, या सीड एंड नॉन सीड, राइट? तो हमने जब बात की थी तो वो तो हमने एक डिफरेंट कर दिया था, जिसमें हमने थालोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रीडोफाइटा डिस्कस किया था, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. हम आ जाते हैं विद सीड वर्जन पे. जब हमने सीड वर्जन डिस्कस किया था तो हमने किया था एंजियोस्पर्म्स और जर्मोस्पर्म्स, राइट? तो इसमें से हमें ये पता करना है कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का वो क्या होता है. तो सीड तो ऑब्वियसली हमें पता है. हमें रूट जो है, जो फ्लावर है, उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया है. रूट ये भी आपको मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर प्लांटेशन की, प्रॉपर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर रूट होगी और स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा. सो वी नो द आंसर टू इट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट? नाउ लेट्स कम टू अनदर वन. In which of the following plant stem do not store the food material? इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें जो स्टेम है वो रूट वो स्टोर नहीं करती खाना अपना, ठीक है? इसमें से जितने भी हैं, अगर आप देख रहे हैं, चाहे पोटैटो, जिंजर, अनियन, कॉलकेशिया, इसको बोलते हैं अरबी, अरबी की सब्जी बनती है लोगों के घरों में, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड वो हैं, राइट? अब जब हम अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं तो पोटैटो से हमें मालूम है कि मॉडिफाइड स्टेम है, और इसमें से हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है इसमें से जो कि स्टेम जिसकी फूड मटेरियल स्टोर नहीं करती. और इसका जो आंसर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो ऐसी चीज़ है जो हम रोज़मर्रा में अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, और वो है अनियन, राइट? अनियन की जो स्टेम है वो बेसिकली फूड मटेरियल स्टोर नहीं करती. अनियन के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं. अनियन को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं. इसमें सल्फर माय पाया जाता है. इसको जब हीट स्ट्रोक होता है तब लोग यूज़ करते हैं अनियन, और अनियन को एज अ नेचुरल सेडेटिव भी यूज़ किया जाता है. ओके, सो वी नो नाउ द आंसर. और हमें अनियन के बारे में एक और जानकारी आज पता चली, और वो ये है कि उसकी स्टेम जो है वो फूड मटेरियल स्टोर नहीं करती. ओके, सो नाउ कम्स टू अनदर क्वेश्चन. Certain plants called as runners can easily propagate
दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम रनर बोलते हैं, राइट। अभी हमने जब हम ट्यूबर्स की बात कर रहे थे, पोटैटो ट्यूबर्स, तब हमने एक रनर की बात की थी, वो स्टेम्स के तौर पे की थी। अभी हम कर रहे हैं प्लांट को जिनको रनर कहा जाता है, और वो बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं, बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं। और वो क्यों होता है? क्या वो बहुत, दे आर न्यूमरस इन नंबर, दे स्टोर द फूड, द रेडी फूड, दे लाई हॉरिजॉन्टली ऑन द सॉइल? ये नहीं, ये जब हमने बात की थी रनर्स की, वो हमने स्टोलन्स की बात की थी, वो बिल्कुल अलग है, और वो अंडरग्राउंड होते हैं और वो हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड बढ़ती हैं स्टेम्स। तो ये तो अपने आप में कैंसिल हो गया। दे कैन प्रोड्यूस adventitious roots quite readily at the nodes, and the answer is D. उनको रनर कहा जाता है, वो बहुत जल्दी प्रोपोगेट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके एडवेंचरस रूट्स उनमें लग जाती हैं एट द नोड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। एडवेंचरस रूट्स हमने पढ़ी थी, जो नॉर्मली एरियल रूट्स भी जिनको कहा जाता है, बाहर की तरफ लग जाती हैं, और नोड्स पे, नोड्स एंड इंटरनोड्स आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो एडवेंचरस रूट्स जो है इसकी उग जाती हैं, एट नोड्स पे वो डेवलप हो जाती हैं, इसलिए उनको रनर कहा जाता है, और वो बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर जाते हैं। Okay, so now comes to another question. Which one of the following parts of the pitcher plant becomes modified into the pitcher? अब हम जब बात करते हैं pitcher plant की, ये हमने जब dangerous plant के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था कि pitcher plant, green pitcher plant एक ऐसा plant होता है जो दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता है, पर होता बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसके में ऐसे आपको दूर से देख के ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक pitcher बना हुआ है जिससे आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ऊपर अगर उस पर कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो वो बेचारा फिसलता है, सीधे नीचे जाता है, और फिर वो उसको प्लांट जो है उसके पूरे, उसको जो खाना है उसका, वो पूरा उसको खाने के तौर पे उसको खा लेता है। ये एक कार्निवोरस प्लांट की एक प्रजाति है। हमने, आपको याद है जब हमने पढ़ाई की थी तो हमने डिस्कस किया था कि तकरीबन 600 कार्निवोरस प्लांट दुनिया में माने जाते हैं, उसमें से एक जो हमने प्लांट डिस्कस किया था वो ग्रीन पिचर प्लांट भी था। और जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने ये भी डिस्कशन किया था कि बेसिकली जब हम डेंजरस फ्लावर्स की भी बात कर रहे थे तब भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये बेसिकली एक फूल नहीं है, बल्कि ये जो इसका हिस्सा है जो कि पिचर प्लांट में डेवलप होता है वो होती है उसकी लीफ। वो उसकी लीफ होती है जो कि पिचर जैसी फॉर्म ले लेती है। ओके, सो वी नो द आंसर, इट इज अ मॉडिफाइड लीफ। नाउ the age of the tree can be determined more or less accurately by finding the ratio of the height of the width of the tree, counting the numbers of the ring in the trunk, measuring the height of the tree, or measuring the diameter of the tree, the trunk. सॉरी, ये अगेन मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुकी हूँ, ये अगेन बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सारे कंसेप्ट भी इस पे वर्कआउट करते हैं, राइट। हमने बात की थी कि जब अगर कोई बड़ा पेड़ है उसकी हमें एज जाननी हो तो हम कैसे जानते हैं? हम उसको जानते हैं उसकी रिंग्स काउंट करने के बाद। सी, कैन यू सी द रिंग्स? ये देखिए, आपको रिंग्स नजर आ रही हैं पेड़ में, ये रिंग्स बनी हुई हैं, और इसको जब हम काउंट करते हैं तो हमें उस पेड़ की एज का अंदाजा हो जाता है। और ये रिंग्स ना सिर्फ उसकी एज बताती हैं बल्कि उस पेड़ की जो पूरी जन्म कुंडली है वो भी निकाल के बता देती हैं। उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि ये पेड़ जो है ये कितने साल पुराना है, इसने क्या क्या एंड्योर किया, इसको अच्छा खाना कब मिला, ये अच्छे वेदर में कब रहा, खराब वेदर में कब रहा। आपको जितनी भी इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए वो पूरा एनालिसिस जो है वो इसकी रिंग्स को स्टडी करके हो जाता है। तो आंसर हमारा ऑब्वियसली बनता है काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिंग्स इन द ट्रंक। ओके, और इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहा जाता है कंसेप्ट को। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन, एंड दिस इज What type of roots are the hanging structure in the banyan tree? जब हम banyan tree की बात करते हैं, जब हम बरगद के पेड़ की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि उसमें बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं, बहुत सारी रूट्स होती हैं जो कि दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, और इसी वजह से banyan tree जो है वो बहुत वाइड भी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। तो अब जब हमने उसकी रूट्स के बारे में बात की थी तो हमने ये बातें की थी कि हमने कभी बार डिस्कशन किया था कि उनकी ज़रूरत क्या होती है उन रूट्स की, क्या उनका जो प्रोसेस है, क्या उनका जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए हैं? ऑफ कोर्स सुंदर तो दिखती हैं, लेकिन उनका एक प्रोसेस भी होता है। जब हम बात करते हैं उनको कहते हैं प्रॉप रूट्स। और प्रॉप रूट्स क्यों कहा जाता है? आपको याद है जब आप कोई सा भी प्ले करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आप प्रॉप्स यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉप्स? मतलब वो जो आपको, जो भी आपका रोल है उसमें सपोर्ट करने के लिए आप कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं और वो उसको सपोर्ट करता है, राइट। तो वैसे ही जो प्रॉप रूट्स हैं वो उसको सपोर्ट देने के लिए होती हैं। ऑब्वियसली आप सोचिए एक पेड़ है जो इतना वाइड है, इतना फैलता जा रहा है, इतना बड़ा हो गया है, उसको कहीं ना कहीं एंकरेज जो सपोर्ट की जरूरत होगी, राइट। तो इस वजह से जो banyan ट्रीज हैं उसमें जो रूट्स होती हैं उनको प्रॉप रूट्स कहा जाता है। ये जैसे आप रूट्स देख रहे हैं ये सारी प्रॉप रूट्स हैं,
राइट। और कुछ कुछ बैनियन के पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं, इतने विशालकाय हो जाते हैं, इतना फैल जाते हैं कि आप उनको, अगर आप उनकी लेंथ और डायमीटर की बात करते हैं तो आप उनको अगर फोटो लेना चाहें, एक इसी तरह का पेड़ मैंने पर्सनली देखा था सतपुड़ा में, जब हम मदई में थे, सतपुड़ा सेंचुरी में जो कि एमपी में है, वहाँ पे एक इतना बड़ा बैनियन का पेड़ था कि उसकी जब फोटो लेनी थी तो बेसिकली पेनोरमा में भी फिट नहीं आ पा रहा था, उसको आपको हिस्सों में उसकी फोटो लेके उसको मर्ज करना पड़ा था। सो नाउ यू नो कि उसको क्यों इतनी सारे रूट्स की ज़रूरत होती है, प्रॉपर रूट्स की, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ और जिसको हम बोलते हैं कि उसको एक तरह का सपोर्ट और एंकरेज की ज़रूरत है। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। अब हम बात कर रहे हैं उस बेसिकली उस फ्रूट की जो अंडरग्राउंड पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं उस प्लांट की जिसका जो फ्रूट है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें से सभी कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, राइट। पोटैटो भी होता है, कैरेट भी होता है, ग्राउंडनट भी होता है, अनियन भी होता है। बट हमने जब पढ़ा था मॉडिफाइड लीव्स के बारे में, मॉडिफाइड रूट्स के बारे में, मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में, तब आपको इसके आंसर्स समझ में आ गए होंगे कि हम इसमें से किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं या इसका आंसर क्या होगा। और आप यहाँ भी देख सकते हैं आपको इसका जवाब मिल रहा है, विच इज़ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जो है बेसिकली वो फ्रूट है जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है। बाकी हमने पोटैटो, अनियन, कैरेट के बारे में हमने बहुत क्लियरली डिस्कशन किया था कि दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट्स एंड मॉडिफाइड स्टेम्स रिस्पेक्टिवली। नाउ coming to another question, हम बात कर रहे हैं which one of the following areas is noted for mangrove vegetation। अब हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन को डील करने से पहले डिस्कस करते हैं कि मैनग्रोव्स क्या होते हैं। मैनग्रोव्स जब हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा का, तब हमने ये पर्टिकुलर वर्ड आपने सुना था और हमने इसको रेफरल में बात की थी सुंदरबंस की। हमारे यहाँ के जो मैनग्रोव हैं जो कि बहुत फेमस हैं और अभी थोड़ा सा ख़तरे के एरिया में आ रहा है, वो है सुंदरबन मैनग्रोव्स। मैनग्रोव बेसिकली वो स्पीशीज़ होती हैं श्रब्स की या ट्रीज़ की जो कि सलाइन वाटर में सस्टेन कर पाती हैं, या सैलिनिटी ऑफ वाटर में सस्टेन कर पाती हैं। एंड सुंदरबंस आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैनग्रोव्स एंड ऑल्सो वन ऑफ द वेरी थ्रेटन्ड मैनग्रोव्स दीज डेज, क्योंकि लोग उसको डिफॉरेस्टेशन की वजह से या डीकल्टिवेशन की वजह से अब वो बहुत थ्रेटन्ड जोन में आता जा रहा है। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नोटेड फॉर मैनग्रोव वेजिटेशन। इनमें से कौन सा वो एरिया है जो कि मैनग्रोव वेजिटेशन के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, सुंदरबन, जो कि आप कहेंगे कि यहाँ तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, पर वो आंसर जो है वो बी में है, जो कि है सजनाखेली फॉरेस्ट ऑफ साउथ 24 पैरागन्स। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये सुंदरबन का पार्ट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 स्क्वायर किलोमीटर में, 324 और समथिंग स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है जब हम बात करते हैं वेजिटेशन या मैनग्रोव वेजिटेशन के लिए इंडिया में। ओके, सो वी हैव गॉट द आंसर फॉर दिस कि आपको इसका आंसर जो है वो सुंदरबन है। अगर उसकी स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो ये सजनेखेली फॉरेस्ट है जो कि एक सेंचुरी भी है वाइल्ड लाइफ, जिसको 1976 में सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। ओके, सो यू हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट पेरिनियल ग्रास। पेरिनियल ग्रास मतलब वो ग्रास जो कि पेरिनियल होती है। पेरिनियल कोई चीज़, जब पेरिनियल अपने आप में शब्द से आप क्या मतलब समझते हैं? पेरिनियल हम नॉर्मली बोलते हैं वाटर बॉडीज़ के लिए। जब हम बोलते हैं पेरिनियली ग्रोइंग या पेरिनियली फ्लोइंग, तो हम बात करते हैं कोई जो चीज़ जो निरंतर चलती चली आ रही है या बहती चली आ रही है। हम नदियों के रेफरेंस में बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। जब हम बात करते हैं तो ऐसी रिवर्स जो कि सूखती नहीं है, साल भर बहती हैं, उनके बारे में। तो अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं और आपको पेरिनियल शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इनमें से वो कौन सी ऐसी ग्रास है जो कि टॉलेस्ट पेरिनियल ग्रास है, ये हमने डिस्कशन किया था। और इस पर हमने ये बात भी की थी कि ये ऐसी ग्रास है जो कि आमतौर पे हमें देखने को मिल जाती है और इसकी जो प्रोपगेशन की जो स्पीड है, जो बढ़ने की जो स्पीड है, वो इतनी ज़्यादा है कि कई बार एक दिन में 3-3, 4-4 फीट तक बढ़ जाती है। तो आंसर जो है इसका, क्या हम बात कर रहे हैं पैडी प्लांट की, शुगर केन की, नाइल ग्रास की? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ हम्बल बैम्बू, जो बांस जिसको हम कहते हैं, जिससे बहुत सारे बांस के आपने देखे होंगे फर्नीचर बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, यूटिलिटी आइटम्स बनते हैं। वो बांस जो हम बात कर रहे हैं, जो कि कई लोग घर के उसके कामों के लिए लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती हैं, केन बनता है। वो बांस जो है वो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पेरिनियल ग्रास कंसिडर की जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब कॉटन फाइबर आपने अगर आप महाराष्ट्र साइड कभी गए हो या महाराष्ट्र में रहते हो तो आपने बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हमारे यहाँ का हम कॉटन एक्सपोर्ट में बहुत रैंक करते हैं वर्ल्ड में, बहुत हमारे यहाँ का कॉटन बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको हम सूती कहते हैं, राइट। और देखा जाए तो उसने बहुत प्रिमिटिव रोल प्ले किया है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, चाहे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी कॉटन का जो रोल है वो बहुत बड़ा था। क्योंकि जब सूती कपड़े की हम बात करते हैं, जब चरखा चलाने की बात करते हैं या इंडिजिनस कपड़ों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कॉटन का बहुत महत्व है, खादी का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉटन प्लांटेशन की। आपने कॉटन प्लांटेशन अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो जो पेड़ है वो बड़े सुंदर से लगते हैं। जो बड होता है कॉटन का वो बहुत सुंदर सा लगता है। अगर उसको आपने कभी लगा हुआ देखा होगा तो बहुत बहुत सुंदर सा लगता है। और उसके अंदर जो बीज होते हैं ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के उसके अंदर बीज भी होते हैं। पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। कॉटन फाइबर कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से मिलता है? दैट इज फ्रूट। ठीक है, ये कॉटन फाइबर जो है वो फ्रूट जो है उसका उससे मिलता है और इसके अंदर छोटे छोटे सी बीज भी होते हैं। इसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बिनौला बोलते हैं। जो बीज होते हैं ना उसके अंदर, उसको जब आपको वो किया जाता है, साफ किया जाता है, जब धुनाई की जाती है कॉटन की, तो वो जो काले काले से बीज होते हैं उनको बिनौला बोला जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा रूट नहीं है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो कि अंडरग्राउंड बढ़ती हैं। हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ज़मीन के नीचे लगती हैं, चाहे वो पोटैटो हो, कैरेट हो, रेडिश हो, टर्निप हो। हमें मालूम है कि ज़मीन के नीचे रखते हैं। अब ये तीन नाम तो आपको पता है, पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश। टर्निप हम बोलते हैं शलजम को। शलजम की सब्जी आपने अगर घर पे खाई होगी, हालांकि बहुत अच्छी तो नहीं लगती है पर बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो घर वाले, घर के जो बड़े हैं वो अक्सर खिलाते हैं, पर वो जो है ज़मीन के नीचे लगती है। अब इसमें अगर हम बात करें कि इनमें से वो कौन सा है जो रूट नहीं है, राइट। ये अगेन जैसा मैं आपसे बोल चुकी हूं कि जब हमने बात की थी मॉडिफाइड स्टेम्स की और मॉडिफाइड रूट की, तब हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा था। और ये जो इसका आंसर है वो है पोटैटो, क्योंकि ये एक रूट नहीं, मॉडिफाइड स्टेम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज certain parts of plant can be bent easily without breaking. This flexibility in certain parts like leaf and stem can be attributed to the abundance of, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो कि आसानी से मोड़े जा सकते हैं और वो टूटते नहीं है। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट की या लीव्स की या स्टेम्स की, वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से होती है। उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वो जो उसका नाम है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट, इसमें से जो डी है ये जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपने काफ़ी सारी जगहों पे पढ़ा हुआ है। इसके एग्जैक्ट फीचर्स भी आपको पता है, तो आपको ये भी पता है दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये बाकी जो तीन बचते हैं, ये अलग अलग तरह के टिश्यूज़ हैं जो कि पाए जाते हैं प्लांट्स में। जो फंडामेंटल टिश्यूज़ हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और इनके जो नाम है वो हैं पेरेन्किमा, कैलेनकिमा एंड स्क्लेरेन्किमा। इनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग काम ये करते हैं। थिन वॉल्ड होती है, एक की थिक वॉल्ड होती है, इस तरह के इनके फीचर्स हैं। इसमें से भी हम बात करने वाले हैं, जो कि आप नाम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम बात करने वाले हैं बी की, जो कि है कैलेनकिमा, जिसमें उनकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एट्रीब्यूट है कुछ प्लांट्स में, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उनकी स्टेम्स को अगर आप मोड़ भी देते हैं तो आप बहुत भी मोड़ देते हैं तो भी वो टूटती नहीं है, वो होती है इस पर्टिकुलर टिश्यू, इस फंडामेंटल टिश्यू की वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी उस प्लांट में आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट के लिए नहीं है। अब आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो लो mg और एडिक्वेट mg की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें से mg आपको मालूम है केमिकल, आपने जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम है दैट आप mg किसका क्या डिनोट करता है यहाँ पे, तो आपको ये पता है कि mg डिनोट करता है केमिस्ट्री में या केमिकल जब प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो mg डिनोट करता है मैग्नीशियम को।
मैग्नीशियम, अब आप पूछेंगे कि क्या ये प्लांट्स में पाया ही नहीं जाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नीशियम जो है वो कोर पार्ट होता है मॉलिक्यूल का क्लोरोफिल में, राइट, और इसकी वजह से वो लीव्स में पाया जाता है। और जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो गड़बड़ा जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो जो है वो इफेक्ट होती है, स्टंटेड रह जाती है। इसी वजह से आप ये देख रहे हैं। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ मैक्रो मिनरल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो इसका जवाब हमें मालूम है, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आपको ये लगे कि इसमें मैग्नीशियम का नाम लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि मैग्नीशियम पाया ही नहीं जाता प्लांट्स में। ऐसा नहीं है। और हर चीज़ के अपने अपने फीचर्स होते हैं, अपने अपने रोल्स होते हैं, अपने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन सर्टेन वर्ड जो कि की वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट है और नॉट है, राइट। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। जल्दबाजी में कई बार हम ये चीज़ें स्किप कर जाते हैं और फिर हम गूफ अप करते हैं और फिर हमें लगता है कि हम कहाँ गलत करके आए हैं और नंबर कहाँ कट गए। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। Which among the following nutrient is a structural component of the cell of the plant? अब हम बात कर रहे हैं, जैसे पिछली बार हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट। अब वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है सेल के, प्लांट के। अब इसमें हमने मैग्नीज की तो बात कर ली थी पहले भी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके अलावा आयरन भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पोटाशियम, फास्फोरस। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी माना जाता है, वो है हमारा कैल्शियम। ह्यूमन बॉडी में क्या काम करता है? ह्यूमन बॉडी में जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि कैल्शियम खाओ, उससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि दूध पीना चाहिए। वैसे ही प्लांट्स में कैल्शियम क्या काम करता है? वो काम करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो सेल्स का, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं। ओके, तो एक जो मिनरल्स की बात हो रही है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो plants. So, but since we are talking about plant kingdom, we are talking about in reference to the plants. The common edible mushroom is जो वो मशरूम जो हम घर में खाते हैं, जो हमें बहुत पसंद है, जो कि एडिबल है। एडिबल मतलब कोई भी चीज़ जो खाई जा सकती है, जिसको खाने से नुकसान नहीं पहुंचता। वो जो हम मशरूम खाते हैं वो बेसिकली क्या होता है? हमने मशरूम के बारे में डिस्कशन किया था कि मशरूम एक इस तरह का ग्रुप है जो अपने आप में एक अलग ही किंगडम है उसका, मशरूम का। लेकिन कुछ उसमें से एडिबल होते हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, कुछ थोड़े बहुत हैं जो एडिबल हैं। बहुत सारे जो हैं जो जंगल में, बीहड़ में, वाइल्ड्स में पाए जाते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो जब तक हमें मशरूम की सही जानकारी ना हो तब तक हमें उन्हें कभी ऐसे उखाड़ के ज़मीन से नहीं खाना चाहिए। पर अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एडिबल मशरूम्स की, जो कि बहुत अच्छी अच्छी जिसकी रेसिपीज़ बनती हैं और हमको बहुत पसंद है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो कॉमन एडिबल मशरूम है वो क्या होता है। क्या वो मास ऑफ फंगल स्पोर्स है? क्या वो फंगल स्पोर दैट इज जस्ट नथिंग बट अ मास ऑफ फंगल स्पोर्स? टाइप ऑफ हाइफा है, टाइटली पैक्ड माइसीलियम है, या फिर स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल स्पोर्स है। अब वो क्या है? आपको मशरूम्स जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो एक बेसिकली कुछ नहीं है। मशरूम्स जो होते हैं वो एक तरह का फंगल स्पोर्स होते हैं, मास ऑफ फंगल स्पोर्स होते हैं, राइट। इस वजह से कई ऐसे रिलीजन भी हैं, कई ऐसे सेक्ट हैं, जो रिलीजियस सेक्ट हैं, जो मशरूम नहीं खाते, मशरूम कंज्यूम नहीं करते, और उनका रिलीजियस रीजंस होते हैं उसके, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक तरह का फंगस है और इस वजह से वो नहीं खाते उसको। अब हालांकि ये आप कह नहीं सकते, मान्यताओं की बातें हैं कि बात सही है या गलत है, बट आइडली दिस इज अ मास ऑफ फंगल स्पोर्स। अब ये रिलीजियस उस पर वो कहाँ से लाए हैं और कहाँ से उन्होंने थ्योरी डिराइव की है ये वो जाने, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द इनर बार्क ऑफ द वुडी प्लांट इज। वुडी प्लांट मतलब वो पेड़ जिसके जो वुड की जो उसमें मात्रा है, जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, और जो ट्रंक है जिसका वो वुडी होता है, जो वुड्स का बना होता है। बहुत सारे आपको मालूम है श्रब्स की, हर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो उसका जो ट्रंक है वो वुडी नहीं होता, बट वी आर नाउ रेफरिंग टू द बार्क ऑफ द वुडी प्लांट। और उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब आप इसको देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, पर खैर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, एक्ट एज अ मेम्ब्रेन
impermeable to water and gas, transport food from the leaves to the other part of the plant, protect the plant from herbivorous animals. Herbivorous animals से प्लांट की रक्षा करना मतलब क्या, जो वुडी प्लांट का जो पार्ट है, वुडी बार्क जो है, उसका जो मेन प्रिमिटिव रोल है वो ये होता है कि बाकी जो गाय हैं या जो बकरियां हैं जो उसको पेड़ को खाती हैं, चरने आती हैं, उससे उनकी रक्षा करना होता है क्या, या वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती हैं फूड को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, या वो ट्रांसपोर्ट करती हैं मिनरल एंड वाटर नीचे ज़मीन से लेकर लीव्स तक, या फिर वो मेम्ब्रेन बनाती हैं ऐसा जो कि इम्प्रेमिएबल हो वाटर एंड गैसेस के लिए. तो द आंसर इज ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब उसका जो वुडी पार्ट होता है वो ये काम करता है कि ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये काम करता है, वो जो खाना है वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और ट्रांसपोर्ट फूड करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, क्योंकि क्लोरोफिल का जो आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में होता है, जो खाना है बेसिकली वो लीव्स में बनता है, और ऑब्वियसली दोनों ही काम होते हैं बेसिकली, लेकिन मेन काम जो होता है वो ये होता है कि जो खाना बनाया है लीव्स ने इतनी मेहनत करके, इतना सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके, वो खाना ऑब्वियसली पहुंचाना भी तो ज़रूरी है ना रूट तक और बाकी पार्ट्स तक. अदरवाइज अगर वो खाना नहीं पहुंचा तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, रूट से न्यूट्रिशन जाएगा नहीं और प्लांट धीरे धीरे बेचारा मर जाएगा. तो जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल वो प्ले करती हैं वो ये करती हैं. अब इसके बाद हम आते हैं, सैंडलवुड ट्री इज कंसिडर्ड अ, सैंडलवुड ट्री बहुत सुंदर दिखता है. चंदन का पेड़ बहुत मुश्किल से आजकल पाया भी जाता है और चंदन की लकड़ी बहुत महंगी मानी जाती है. इसके बहुत सारे यूसेजेस होते हैं. इसमें आपने कहा जाता है कि चंदन की लकड़ी जो है वो पूजा में चंदन चढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों में चंदन का उपटन बनते हैं, चंदन को कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, उसको कॉस्मेटोलॉजी में यूज़ किया जाता है. संदल से बहुत सारी उसकी इनफैक्ट जो उसकी पत्तियां हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, जो उसकी छाल है चंदन की वो भी यूज़ की जाती है. बहुत उसको महंगा और बहुत ही एक्सक्विसिट माना जाता है. और लेकिन कहा जाता है कि चंदन का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चंदन से जो लिपटा हुआ होता है वो नाग जो है, जो सांप हैं वो चंदन से लिपटे हुए होते हैं उसकी सुगंध की वजह से, राइट. पर क्या आपको मालूम है कि वो जो पेड़ है बेसिकली उसको कंसिडर क्या किया जाता है, हम तो उसको एक पेड़ समझते हैं चंदन का, लेकिन वो बेसिकली माना जाता है कि वो एक तरह की पार्शियल रूट पैरासाइट है. ओके, ये एक तरह का पार्शियल रूट पैरासाइट माना जाता है चंदन का पेड़. हालांकि वो होता बहुत सुंदर है, लेकिन जैसा कि होता है ना कि हर अच्छी चीज़ का कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस चंदन के पेड़ का ये नेगेटिव एस्पेक्ट है. अब biological catalyst in living organisms are known as biological catalyst. जो कैटलिस्ट होते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटालिसिस का प्रोसेस जो करते हैं उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं. कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बेसिकली एंजाइम्स. जो कैटलाइज करना किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन करना, राइट. मॉलिक्यूल्स कैटलाइज किए जाते हैं. कैटलिसिस का जो प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का, वो होते हैं, वो जो काम करता है वो एंजाइम्स काम करते हैं. मिनरल्स या हार्मोन्स तो हमने पूरा एक सेक्शन पढ़ा है, तो आपको मालूम है कि हमने हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. हमने ऑक्सिन्स पढ़ा था, जिब्रेलिन्स पढ़े थे, बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े थे, तो उसमें हमने कैटलिसिस का प्रोसेस नहीं पढ़ा था. तो वी नो द आंसर. विटामिन्स एंड स्टेरॉइड्स भी नहीं होता है. एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं. अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में. Which of these trees do not have annual growth rings? इसमें से कौन से ऐसा पेड़ है जिसके एनुअल ग्रोथ रिंग्स नहीं होते हैं. ग्रोथ रिंग्स हमने जब पढ़ा था कि हमें ये पता है कि हर पेड़ के या मैक्सिमम पेड़ों के ग्रोथ रिंग्स होते हैं, जिससे उनका जो ग्रोथ है, जो उनके ग्रोथ ईयर्स हैं वो पता की जा सकती है, जो उनसे उनकी एज पता की जा सकती है, जिनसे ये पता किया जा सकता है कि उन्होंने कौन से अच्छे ग्रोथ ईयर्स जिए हैं, कौन से बैड ग्रोथ ईयर्स जिए हैं, कौन सी वेदर कंडीशंस में वो सस्टेन किए हैं, वो कितने सालों से अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, उनको कब खाना और पानी अच्छे से मिला, कब उनको खाना पानी अच्छे से नहीं मिला. ये सब कुछ जो है वो ग्रोथ रिंग से पता चलता है हमको. पर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे पेड़ की जिसमें ग्रोथ रिंग्स इनमें से नहीं है. ऐसे तो काफ़ी सारे पेड़ हैं, मैंने आपको ये भी बताया था मैक्सिमम पेड़ों में ग्रोथ रिंग्स होती हैं. कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि ओवर द एज की वजह से भी अंदर से होलो हो जाते हैं, तो हम उनकी एज पता करने का कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग तरह का तरीका इस्तेमाल किया जाता है. बट
ये हम उस पेड़ की बात कर रहे हैं जिसमें बेसिकली ग्रोथ रिंग होते ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि कौन सा पेड़ हो सकता है। बैनियन ट्री, ऑफ कोर्स नॉट। बैनियन ट्री के तो ग्रोथ रिंग्स होती ही हैं। उसका आपने तना देखा है कितना मोटा सा होता है, ऑब्वियसली उसके अंदर ग्रोथ रिंग्स होती हैं। ये बात हम कर रहे हैं पाम ट्री की। पाम ट्री के अंदर ग्रोथ रिंग्स नहीं होती हैं और उसको, उसकी एज को जानने का तरीका जो है वो बहुत अलग है। उसका जो तना है वो भी बहुत लंबा होता है और उसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ऊपर लगती हैं। ओके, अब हम आते हैं अनदर क्वेश्चन पे। वी आर कमिंग टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज which one of the following types of plant produces the spores and embryos but without seeds and vascular tissues? इनमें से कौन से, ये हमने सारे टर्म्स पढ़े हैं, राइट। आई एम अज्यूमिंग कि इसके आंसर्स आपको पता होंगे। ये सारे टर्म्स हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्लांट्स का तब हमने पढ़े थे। हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, हमने एंजियोस्पर्म्स पढ़े थे जो कि एक अलग कैटेगरी में आते हैं, और हमने जब पढ़ा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्रीडोफाइटस तब हमने पढ़ा था वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं। थैलोफाइटा के अंदर फिर एल्गी एंड फंगस आ जाते हैं, वो एक अलग कैटेगरी काउंट की जाती है। ये आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की जब हमने बात की थी तब इसके अंदर हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, ये हमने किस बेसिस पे हमने डिवीजन किया था, सीड्स एंड विदाउट सीड्स पे, राइट। तो ये जब आंसर हम बात कर रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स एंड एम्ब्रियोस बट विदाउट सीड्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज, तो इसमें जो बेसिक वर्ड है वो विदाउट सीड्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज है। अब विदाउट सीड्स इसमें से कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स, राइट। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं बेसिकली उसमें वो प्रोड्यूस करते हैं टाइप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो, बट उसमें सीड्स नहीं होते और वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। आपको याद होगा हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। थैलोफाइट के अंदर तो हमने डिस्कशन किया था कि एल्गी और फंजाई, फिर सेकंड कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी वो तो हमने की थी ब्रायोफाइट्स, और फिर हमने किया था ट्राइडोफाइट्स जो हमने बात की थी, वेट एंड शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ओके, सो यू गॉट द आंसर, दैट इज सी। अब which among the following is not a true fruit? बेसिकली इनमें से फ्रूट कौन सा नहीं है, ओके इसमें से कौन सा फ्रूट नहीं है। अब हमें लग रहा है कि जितने भी नाम हैं ये तो हम इनको फल समझ के ही खाते हैं आज तक, पूरी जिंदगी हो गई हमारी, इतने बड़े बड़े हम हो गए, 9th ग्रेड तक पहुंच गए और आप मम्मी ने तो हमें आज तक यही कह के खिलाया कि सारे फल होते हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे डेट हो, चाहे ग्रेप हो, चाहे प्लम्प हो। अब ये नई स्टडी आ गई, नई बात आ गई सामने कि इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि फल है ही नहीं, और वो क्या है, वो एप्पल है। एप्पल को बेसिकली ट्रू फ्रूट नहीं माना जाता। क्यों? अब इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था, ये आप आगे जाके इस पे बात कर सकते हैं, ये हमने पूरा डिस्कशन किया था, एक बार हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, और हम ये भी जानते हैं कि ये बेचारा जो एप्पल है ये आता भी फ्रूट फैमिली को बिलोंग नहीं करता। ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है रोज फैमिली को। अब ज़ेरोफाइट्स थ्राइव इन, ज़ेरोफाइट्स के बारे में जब हमने बात की थी तब हमने बात की थी हैबिटेट के बारे में। आपको याद है जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था हैबिटेट्स का, जब प्लांट्स का हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन द हैबिटेट्स के वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, तब हमने ज़ीरोफाइट्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स कहाँ थ्राइव करते हैं, हॉट एंड एरिड कंडीशन में, कूल एंड वेट कंडीशन में, हॉट एंड वेट कंडीशन में, कूल एंड एरिड कंडीशन में। ओके, तो आप यहाँ पे पिक्चर देख के पीछे समझ ही गए हैं, और आई एम श्योर कि वो जो पुराना डिस्कशन हुआ था वो आपको पूरी तरह और अच्छी तरह याद है। तो ये पाए जाते हैं हॉट इन एरिड कंडीशंस में। ज़्यादातर जो पेड़ जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जो डिजर्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं, हॉट एरियाज़ में, हॉट क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, उनको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन, बायोडाइवर्सिटी अगेन जब हमने, आपको याद होगा डिस्कशन किया था टर्मिनोलॉजी के बारे में, तब हमने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत काफ़ी गहन डिस्कशन जिसको हम कहते हैं वो हमने किया था, जो कि था कि डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों को मिला के बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, तो दो शब्दों को मिला के ये टर्म बनता है बायोडाइवर्सिटी। और जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाता है, फ्लोरा आ जाता है, फौना आ जाता है, ह्यूमंस आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग वेराइटीज़ की, लाइफ की जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, हम उनकी बात कर रहे हैं।
तो बायोडाइवर्सिटी इनमें से कौन से जोन में हाईएस्ट होगी आपके हिसाब से? अब आपको याद होगा जब हमने बात की थी इन जोन्स की, टेम्परेट, ट्रॉपिक और टुंड्रा, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं जब स्पेशली हमने बात की थी वर्ल्ड फॉरेस्ट की, उस टाइम पे हमने इनकी डिस्कशन किया था। और जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये टुंड्रा और टेम्परेट जो है ये थोड़े से अलग हैं। टुंड्रा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इस काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम तरह का क्लाइमेट होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है ट्रॉपिकल जोन में। ओके, सो द आंसर इज डी, ट्रॉपिकल जोन। नाउ सॉफ्टनिंग ऑफ मैच्योर राइप फ्रूट इज ड्यू टू, जब कोई राइप फ्रूट खराब होने लगता है या सॉफ्टन होने लगता है तो वो क्यों होता है? राइट, आपने कोई फल है, जब वो पक गया तो हम उसको खा लेते हैं, लेकिन कोई फल जो हमारे यहाँ रखे रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो नहीं होता तो भी हम खराब हो जाते हैं, गलने लगते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर राइप हो जाते हैं वो। तो उसका रीज़न क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लेमेला, डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी वॉल, delignification, रिमूवल ऑफ फिब्रिन डिपॉजिट इन द सेल वॉल। अब आप अगर ये प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसका प्रोसेस बहुत डिटेल में दिया गया है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं जाना है। पेक्टिन हम हमेशा कहते हैं कि ऊपर की जो लेयर है फ्रूट की उसमें पाया जाता है, उसमें सेल्यूलोस होते हैं, उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये ऊपर की मिडल लेमेला होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, और ये नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सॉफ्टनिंग की वजह से होती है? वो डिसोल्यूशन होता है मिडल लेमेला का। मतलब ये जो पार्ट है मिडल लेमेला, ये वाला जो पार्ट है ये डिसॉल्व होने लगता है या ये गलने सा लगता है, इस वजह से जो है वो जो सॉफ्टनिंग जो है वो अकर करती है मैच्योर राइप फ्रूट्स में। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रेफर्ड टू एज अ लिविंग फॉसिल? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रेफर्ड टू एज अ लिविंग फॉसिल? इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको जीता जागता फॉसिल माना जाता है? इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, एफेड्रा, साइकस, गिंको एंड एडेंटियम। इसमें से आपको, अगर आपने कोई नाम पढ़ा है तो हमने इसमें ये नाम एक बार पढ़ा था, अगर आप रेफर करेंगे तो आपको ये नाम मिल जाएगा, गिंको। गिंको को बोला जाता है लिविंग फॉसिल, और इसको क्यों लिविंग फॉसिल बोला जाता है इसका जवाब आप मुझे देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। ओके, Which part of the saffron plant is used to obtain the spice saffron? ये अगेन हमने इस बारे में पढ़ा था और हमने डिस्कस भी किया था कि कौन सा ऐसा फूल है, इस पर्टिकुलर फूल का जो नाम है हमने वो भी डिस्कस किया था। ये कौन से एरिया में लगता है हमने वो भी डिस्कस किया था कि ठंडी जगहों पे, ठंडे प्रदेशों में लगता है। अगर आप चाहें कि घर पे लाके आप सैफरन का फूल उगा लेंगे और उसमें से इससे सैफरन खा लेंगे निकाल लेंगे सैफरन, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया का वन ऑफ दी सबसे महंगा स्पाइसेस भी माना जाता है। और एक टाइम पे तो कहा जाता था कि केसर जो है वो तोले के भाव में मिलता है, तोले के भाव में सोना मिलता है। और एक माना जाता था पहले के ज़माने में, लोग कहते थे कि केसर जो है वो तोले के भाव से मिलता है। तोले के भाव से मिलना मीन्स वो इतना महंगा है कि 1 ग्राम 2 ग्राम केसर भी बहुत महंगा आता है। इनफैक्ट अभी भी जो घर में डेलिकेसीज बनती हैं, खीर बनती है, बहुत सारी चीज़ों में केसर बनता है, केसर भात बनता है, केसरी पुलाव बनता है, केसर पूजा पाठ के काम आता है। तो अभी भी केसर जो है वो पर ग्राम मिलता है, और पर ग्राम भी खालिस केसर जिसको हम बोलते हैं, या खालिस ज़ाफ़रान जिसको बोलते हैं, या प्योर केसर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत महंगा आता है। और वो क्या होता है बेसिकली, वो उसकी लीव्स नहीं होती, पेटल्स नहीं होती, फ्रूट्स नहीं होते, ये उसका ड्राई स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा जो फूल के बीच में से निकलता है, ये देखिए, ये देख रहा है आपको, ये जो है इसको सुखाया जाता है, निकाला जाता है, इसको सुखाया जाता है, और फिर जो उसके जो बचा हुआ होता है, ये जो है इसके जो रेशे होते हैं केसर के, वो निकलते हैं, और वो बेसिकली केसर होता है, जिसका बहुत सुंदर सा कलर होता है, येलो कलर का, और बहुत ही अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस होती है। Which of the following processes takes place in lakes during यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस के दौरान कौन सी चीज़ है लेक में जो कि फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं? ओके, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्गल ग्रोथ, क्या एल्गी की ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिडली डिस्ट्रक्ट होने लगती है। एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है।
लॉस ऑफ डिजोल्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम वाटर, या फिर जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट होते हैं पानी में वो खत्म होने लगते हैं, या एक्सेसिव एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू वाटर, या फिर पानी में अति किसी भी चीज़ की खराब होती है, पानी में ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लगते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस की, तो उस दौरान क्या होता है, बेसिकली एक्सेसिव एंट्री जो है न्यूट्रिएंट्स की वो पानी में होने लगती है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होने लगती है। तो जब वो चीज़ होने लगती है तो उसका भी जो उसके जो रिपरकशंस हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। अति, मैंने जैसे कहा कि किसी भी चीज़ की ख़राब होती है तो न्यूट्रिएंट्स भी एक मात्रा में हो तभी तक ठीक होते हैं, जब उसका मात्रा बढ़ने लगती है तो उसके रिपरकशंस और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होने लगते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस दैट हैपन्स। The chief function of stilt root is to provide, अब ये stilt root अभी इसी को करते करते हमने पढ़ा था जब हमने बिगनर्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। शुरू के जब आप स्लाइड्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने stilt root की बात की थी और यहाँ पे वो बने भी हुए हैं। हम बात करते हैं कि चीफ फंक्शन क्या होता है stilt root का। क्या वो एरेशन के काम आती हैं, न्यूट्रिशन के, सपोर्ट के, या स्टोरेज ऑफ फूड के? ऑब्वियसली वो आती हैं सपोर्ट के काम। सपोर्ट के काम क्यों आती हैं? क्योंकि stilt roots जो हैं वो इस तरह की रूट्स होती हैं। बहुत जो बड़े पेड़ होते हैं उनमें वो स्टिल्ट रूट्स होती हैं और वो सपोर्ट देती हैं मेन पेड़ को, मेन जो ट्रंक है, जो बार्क है उसको, क्योंकि अगर इस पे पेड़ पे नहीं आएंगी वो तो ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि ऑब्वियसली उसका वजन जो है वो सह नहीं पाएगा। एक जिसको आप कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। एक जो ट्रंक है वो उसी हद तक उसका वजन झेल सकता है, उसका न्यूट्रिशन पहुंचा सकता है जितनी उसकी सीमा है। उसके आगे जब वो बढ़ेगा तो या तो वो मर जाएगा या वो मुरझाने लगेगा। तो ये जब रूट्स आती हैं, स्टिल्ट रूट्स, तो इनका जो न्यूट्रिशन का जो इनका जो वजह होती है वो ये होती है कि पेड़ को सपोर्ट करें ताकि वो अपनी जगह पे एक तो खड़ा रह सके और बाकी जो भी उसका जो फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो एज स्मूथली चल पाए जैसे वो पहले चलता था। Which of the following is an example of plant that bears seeds but not fruits? अब ये कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि एग्जाम्पल है ऑफ द प्लांट जिसमें सीड्स तो लगते हैं लेकिन फल नहीं लगते? बताइए, ऐसा भी कोई फल वो हो सकता है क्या? प्लांट जिसमें सीड्स तो लगते हैं, जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन उसमें कोई फल नहीं लगता। ऑफ कोर्स ऐसा होता है और वो बहुत सुंदर भी दिखता है, वो बहुत अच्छा दिखता है देखने में। लोग उसको नॉर्मली आजकल कलर वलर कर लेते हैं और घरों में भी सजाते हैं। नॉर्मली हाई एल्टीट्यूड पे पेड़ पाया जाता है और ये होता है पाइन ट्री। अब मैं बात कर रही हूँ उसके कोन पाइन्स की, जो कि नॉर्मली आजकल लोग घरों में बहुत, अगर आप देखते हैं, इनफैक्ट जब सक्लेंट्स की बात कर रहे थे ना हम, टेरेरियम्स की, तो टेरेरियम्स में भी आजकल लोग सजाने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। Roots nodules are commonly found in, अब हम रूट नोड्यूल्स की बात कर रहे हैं। ओके, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है नोट से, वो बिल्कुल अलग चीज़ है नोड्स और इंटरनोड से। अब हम बात कर रहे हैं रूट नोड्यूल्स की, जो कि कॉमनली पाए जाते हैं काय में, पैरासिटिक प्लांट में, एपिफाइटिक में, लेग्यूमिनस प्लांट में या एक्वेटिक प्लांट में। अगेन जब हमने प्लांट्स की हैबिटेट की बात की थी, हैबिटेशन की बात की थी, तब हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था और वो आंसर आपको याद होगा। ये पाए जाते हैं रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट्स में। जो लेग्यूम्स हैं, जो बीन्स हैं, जो पल्सेस हैं, जो लेग्यूम्स हैं, उनके प्लांट में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। The floral part that produces pollen grain is वो पार्ट जो कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। अगेन जब हमने पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ा था, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव प्रोसेस था, जब हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी प्लांट लाइफ की, तब हमने ये डिस्कशन किया था कि वो कौन सा पार्ट है फ्लावर का। और इनफैक्ट जब हमने फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी तब भी हमने ये वर्ड डिस्कस किया था। वो कौन सा पार्ट है द फ्लोरल प्लांट का, द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है? क्या वो सेपल है, क्या वो पेटल है, क्या वो एंथर है, क्या वो ओवरी है? और आपको आंसर याद होगा, मैंने आपको बताया था कि उसका आंसर है एंथर। सो आई एम श्योर यू हैव मार्क्ड इट राइट। Now coming to another question. Opium is a plant product obtained from, again we discussed opium, right? हमने opium discussion किया था। हमने जब बात कर रहे थे कि opium का जो plantation है वो medicinal use के लिए भी किया जाता है, और अगर opium का जो consumption है वो medicinal use के बाहर चला जाए तो illegal भी होता है। तो जब हमने opium के बारे में discussion किया था कि तब हमने ये बात भी की थी कि वो किस तरह से आता है। वो ड्राइड लेटेक्स होता है बेसिकली। वो ड्राइड लीव्स नहीं होती, रूट नहीं होती, स्टेम बार्क नहीं होती, वो लेटेक्स होता है जो कि ओपियम जो बाकी जिसको हम कहते हैं कि ओपियम के उसमें तौर पे प्रोसेस किया जाता है और यूज़ किया जाता है। ओके, you got the answer for this.
The scientific method of dating based on the analysis of pattern of tree ring is known as, ये अगेन हमने जब हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी तब भी किया था, हमने जब ग्रोथ रिंग डिस्कस की थी ट्रीज की हमने तब भी किया था, जब हमने उनकी ओल्डेस्ट ट्री की बात की हमने तब भी किया था, अभी कुछ स्लाइड्स पहले भी किया था. तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस तो आई एम वेरी श्योर यू आर वेरी थ्रू विथ, एंड दैट इज वाई आई एम नॉट गोइंग अगेन इन द डिटेल ऑफ दिस. मैं सिर्फ आपको उस टर्मिनोलॉजी का नाम बता रही हूँ जो कि आप जानते हैं. आई एम वेरी वेरी श्योर के नाम तो आपको याद हो गया होगा अभी तक. दैट इज dendrochronology. Dendrochronology, okay? The tree of Azadirachta indica is commonly known as. अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पता नहीं मैम ने क्या ही भयंकर टाइप का नाम ले लिया है जो हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा. इस ट्री के बारे में तो ना पढ़ाया ना बताया, पूरी बॉटनी का क्लास ख़त्म कर दी, पूरा प्लांट किंगडम ख़त्म कर दिया. ये तो हमने सुना ही नहीं और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते. और कितना अलग सा नाम है ना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई माइथोलॉजी से हमने कोई कैरेक्टर उठाया हुआ है. एज़ेरेक्टा इंडिका. इंडिका और भी आप कंफ्यूज मत होइएगा. इंडिका आजकल लोग वो इंडिगो होता है राइट, वो जो लोग मेहंदी वहंदी में लगाते हैं ना बालों में, वो इंडिगो होता है. दैट इज़ नॉट इंडिका. इंडिका ब्रांड ज़रूर है एक, लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट. बट हम बात कर रहे हैं एज़ेरेक्टा इंडिका की, जो कि इन बेचारे जो कॉमन नाम है हमारे पास, इन कॉमन नामों में से एक है. ये तो अब सबने देखे हैं राइट. पीपल का पेड़ सबने देखा है, नीम सबने देखा है, बैनियन सबने देखा है, मैंगो सबने देखा है. तो ये जो नाम है इतना भारी भरकम सा, ये बड़े किसी हम्बल से पेड़ का नाम है जो हमने बहुत देखा है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं. पर इसका ये भारी भरकम सा साइंटिफिक नाम है जो कि ग्लोबली यूज़ किया जाता है. और ये नाम है हमारे प्यारे हम्बल से नीम का राइट. इतना भारी भरकम जो नाम है वो है नीम का. नीम का पेड़ हम सब ने देखा है, बहुत फ़ायदे होते हैं नीम के. नीम की छाल से लोग दातुन करते हैं, उसकी पत्तियों के बहुत सारे यूसेज होते हैं, उसका काढ़ा बना के पीना बहुत अच्छा होता है, उसका कई बीमारियों में, उसकी स्किन प्रॉब्लम्स में उसका लेप लगाया जाता है. और भी उसके बहुत सारे, उसकी जो हवा है, कहा जाता है कि अगर नीम को आप अपने घर में लगा लेते हैं, उससे छलती हुई जो हवा आती है आपके घर में, वो उसको एयर को प्यूरिफाई करती है. बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है. और नीम का पेड़ जो है बेसिकली साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहलाता है एज़ेरेक्टा इंडिका. ओके. अब मोस्ट कैक्टस प्लांट्स डू नॉट हैव, ये हमने जब बात की थी ज़ीरोफाइट्स की तब हमने इसके बारे में बात किया था कि जब कैक्टस प्लांट्स हैं, कैक्टस कहाँ पे लगते हैं नॉर्मली एरिड कंडीशंस में या डिजर्ट्स में. अब हमने बात की थी कि बहुत सारे जो कैक्टस के प्लांट्स हैं वो उसमें जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कई बार स्टेम्स भी कर लेती हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं पाई जाती, लीव्स. ओके, सो आई होप यू रिमेंबर दिस आंसर. Now, which plant is known as a terror of Bengal? वो कौन सा प्लांट है जिसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल मतलब कोई तो ऐसी चीज़ उसमें होगी जो कि बहुत नुकसानदायक होगी या नुकसान पहुंचाती होगी. और आपको क्या लगता है कि वो कौन सा पेड़ हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? वो टेरर ऑफ बंगाल कहलाता है. वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ क्यों कहलाता है टेरर ऑफ बंगाल? क्योंकि ऑब्वियसली बंगाल में जब हम बात करते हैं तो हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं. और वाटर हाइसिंथ एक तरह की कुंभी होती है जो पानी में फैल जाती है और काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा जो पानी के जो वाटर बॉडी है उसके लिए हार्मफुल बन जाती है. और इसलिए इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल. अब हम आते हैं Ficus religiosa. Religiosa is a scientific name of which common tree? ये बड़े बड़े टफ से नाम है ना. ये बड़े साइंटिफिक साइंटिस्ट नेम जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं बड़े मुश्किल से साइंटिफिक नाम रख देते हैं और बड़ा मुश्किल होता है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं अक्सर सोचती थी जब मैं छोटी थी कि साइंटिस्ट को उतने मुश्किल नाम रखने की क्या ज़रूरत है. ऑब्वियसली चलिए हम समझ गए कि एक ग्लोबल नाम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर पेड़ का नाम जो है अपनी अपनी कंट्री में एक अलग अलग नाम हो जाते हैं. लेकिन इतने मुश्किल नाम रखने की इनको क्या ज़रूरत है? सिंपल नाम भी तो रख सकते हैं. अब जैसे देखिए कितना सिंपल है, पीपल हो गया, नीम हो गया, बैनियन हो गया, तुलसी हो गया. पर खैर हम बात करते हैं अब बेसिकली ये जो आप पेड़ देख रहे हैं आप इसको देख के ही समझ गए होंगे कि ये जो नाम है वो है हमारे पीपल के पेड़ का.
पीपल का पेड़ अगेन इंडिया में बहुत रिलीजियस वैल्यू है इसकी, बहुत हिंदू धर्म में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। पीपल का पेड़ अक्सर पुरानी जो फिल्में आप देखते हैं या अभी भी गांव में आप जाते हैं, देहात में आप जाते हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बना होता है जहाँ पे गांव के बुजुर्ग जो हैं वो आके बैठते हैं। या इवन अभी भी जो पीपल की छाँव के नीचे बैठना जो एक मेटाफर है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे गाने इस पे बने हैं कि पीपल के छाँव के नीचे बैठे हुए हैं लोग, क्योंकि पीपल का जो पेड़ है उसकी जो कैनपी है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी, बहुत बड़ा, बहुत घना वृक्ष होता है, बहुत लंबी इसकी एज होती है, बहुत लंबा इसका लाइफ स्पैन होता है और इसकी कैनपाई बहुत बड़ी होती है। ओके, इनफैक्ट इसको बहुत सारी जगहों पे बहुत इसके अलग अलग मान्यताएं भी हैं। कुछ अच्छे सेंस में भी यूज़ किया जाता है, कुछ ख़राब सेंस में भी यूज़ किया जाता है। ख़राब सेंस में मतलब है मेरा कि लोग जादू टोने टोटके की जब बात करते हैं तो नॉर्मली कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे ही इस तरह की जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, जो ईवल स्पिरिट्स हैं वो पाई जाती हैं। बट वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द ईवल साइड ऑफ इट, द ईवल स्पिरिट्स एंड द थिंग्स, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस साइंटिफिक थिंग एंड ऑल गुड थिंग्स हियर। तो हम बात कर रहे हैं पीपल के पेड़ की। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच पार्ट ऑफ द कॉमनली नोन एज टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट, इसको अब ये इन्होंने हमसे पूछ लिया जो कॉमनली नोन एज टच मी नॉट। आपने ये बड़ा, बच्चे जब होते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, जा जाके बार बार उसको छूते हैं और उसकी जो पंखुड़ियां हैं वैसी छुई मुई सी बंद हो जाती है, इसलिए उसको हिंदी में छुई मुई का पेड़ बोला जाता है, राइट, छुई मुई का पौधा बोला जाता है। और ये टच मी नॉट बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मिमोसा पडीसा। ओके, सो नाउ यू नो कि टच मी नॉट, आप इसको अगर ये तो पेड़ है मतलब फोटोग्राफ है, अगर आप ओरिजिनल पेड़ देखेंगे ऐसे आप छुएंगे तो उसकी पंखुड़ियां पूरी सिमट के बंद हो जाएंगी। सो यू नाउ नो व्हाट इट इज बीइंग कॉल्ड इन साइंटिफिक लैंग्वेज। नाउ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर इज नोन। ये अगेन हमने बहुत 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 बार पढ़ा है, काफ़ी सारे उसमें पढ़ा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक हो गए है। ये जो टर्म है वो है ट्रांसपिरेशन। हमने जब बात की थी प्रोसेसेस की, हमने इवेपोरेशन की बात की थी जब हम बात कर रहे थे ट्रांसपिरेशन की, राइट। जब हम बात करते हैं स्टोमेटा की, आपको याद है हमने स्टोमेटा डिस्कस किया था, तब हमने बात की थी ट्रांसपिरेशन की। तो आई एम श्योर यू आर थ्रू विद दैट नेम। अब plants adapted to grow in dry regions are known as, this we have again discussed। ये मैं आपको अभी भी जब हमने डिस्कशन किया, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैंने जस्ट रिसेंटली अभी एक आध दो स्लाइड पहले भी इसको डिस्कस किया, और फिर हम इसको जब ड्राई एंड हॉट एंड एरिड की बात की थी तब भी हमने इसको डिस्कस किया। द आंसर इज ज़ीरोफाइट्स, राइट। सो वी नो द आंसर फॉर दिस वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टोमेटा फाउंड। स्टोमेटा अभी हमने बात की जब हमने ट्रांसपिरेशन की बात की, और स्टोमेटा हमें पता है कि प्लांट के किस पार्ट पे पाया जाता है, जो होता है लीफ। लीफ के ऊपर जो पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, वो स्टोमेटा होते हैं, जो कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट की। ओके, जो इवेपोरेशन का एक प्रोसेस होता है। What is the pollination agent of hydrophily? हाइड्रोफिली एक पर्टिकुलर स्पीशी की बात कर रहे हैं हम प्लांट की, जिसकी हमने, आपको ये मालूम है जब हमने बात की थी पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन बहुत सारे प्रोसेसेस से होता है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे वेज में होता है। जैसे डैंडेलियन का जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होता है, वैसे ही अलग अलग एजेंट्स जो हैं अलग अलग पेड़ों में पॉलिनेशन का रोल प्ले करते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफिली की, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो पॉलिनेशन है वो कहाँ होता होगा, वो होता है पानी जो है वो एजेंट का रोल प्ले करता है और इसके पॉलिनेशन में मदद करता है, एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट वर्क करता है, एज अ पॉलिनेटर वर्क करता है। अब आवाज आते हैं दूसरे पे। लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, अगेन ये बहुत ही हवे टाइप का नाम लग रहा है, बहुत ही मुश्किल नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है इनफैक्ट किसी तरह की बहुत ही भारी भरकम बीमारी हो गई है, पर कोई बीमारी नहीं है। ये बहुत अगेन साइंटिफिक नाम है, बहुत ही कॉमन चीज़ का जो हमारे घर में, हमारी किचन में पाई जाती है। इनफैक्ट कई जगहों पे तो उसके बिना खाना नहीं बनता है, कई जगहों पे इसके नाम पे फेस्टिवल होते हैं, और कई जगहों पे ये बहुत अलग अलग तरह के उसमें यूज़ किया जाता है। ग्रेवीज़ में यूज़ किया जाता है, क्विजीन्स में यूज़ किया जाता है, और सबसे अलग अलग कंट्रीज़ में इसका जो इस्तेमाल है, यूसेजेस हैं, वो अलग अलग हैं। बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिशेस इसमें बनती हैं, और ये बिल्कुल ही पटेटो का मिलता जुलता भाई है। जब हम घर पे खाना मंगाते हैं, घर पे कोई चीज़ सब्जियां मंगाते हैं, तो सबसे पहले जो हम 3 चीज़ें बोलते हैं वो होती हैं प्याज, आलू और
टमाटर, राइट? तो ये टमेटो का साइंटिफिक नेम है. ओके. From which of the following plant is the biodiesel obtained? Biodiesel, again, when we were discussing about the alternative means जब हम एनर्जी की बात कर रहे थे, ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी, तब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि वो कौन सा प्लांट है जिससे बायोडीजल ऑब्टेन करने की कोशिश की जा रही है या वर्क किया जा रहा है, और ये नाम है जेट्रोफा का. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट जिससे बायोडीजल जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है. और इनफैक्ट कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा में या कंजर्वेशन में इसका काफ़ी प्रिमिटिव रोल माना जा रहा है, क्योंकि जो सस्टेनेबल पार्ट ऑफ एनर्जी जो है उस पर कहीं ना कहीं बहुत प्रिमिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ऐसा लोग और बायोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट अभी मान के चल रहे हैं. नाउ Which is a macronutrient for plant? Again, मैंने जब बात की थी आपसे, हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अलग अलग तरह की वैसी ही चीज़ें होती हैं, वैसे ही कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी में या इंसानों में या जानवरों में पाए जाते हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट विच इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स. हमने पहले डिस्कशन किया था माइक्रोन्यूट्रिएंट का, अब हम आ गए हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट पे, और अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में, उस गैस के बारे में, उस चीज़ के बारे में जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है प्लांट का, जो कि है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या रोल प्ले करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में, ये हम सब जानते हैं, और वही हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट का होता है वो होता है नाइट्रोजन. ओके, बाकी आयरन जो था उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट था. कैनबिस प्लांट इज अ सोर्स ऑफ, कैनबिस के बारे में भी हमने बात की थी. हमने जब बात की थी अगेन जब हमने बात की थी उन प्लांट्स के बारे में जो कि डेंजरस प्लांट्स की लिस्ट में आते हैं, और अगर इनका जो सेवन है वो एक लिमिटेड लेवल पे किया जाए तो ये मेडिसिनल वैल्यू रखता है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत नुकसानदायक हो जाता है. तो हमने बात की थी कैनबिस की, और ये मैरिजुआना बनाने के काम आता है. राइट, सोर्स जो है मैरिजुआना इसका कैनबिस का है. कई जगह पे मैरिजुआना इलीगल है, इंडिया में नहीं लिया जाता, कई कंट्रीज़ में लीगलाइज्ड है इसका सेवन, लेकिन अपने यहाँ इसको इलीगल माना जाता है अनलेस मेडिसिनल वैल्यू या मेडिसिनल चीज़ों में यूज़ ना हो. एलिसिन इज अ सब्सटेंस फाउंड इन, एलिसिन ये आपने काफ़ी सारी चीज़ों में, इनफैक्ट एलिसिन जो है सब्सटेंस ये माना जाता है. अगर आपने खाना खजाना भी देखा हो तो ये टर्मिनोलॉजी जो है संजीव कपूर बहुत यूज़ करता है दो चीज़ों की, एक तो पेप्टिन की और एक एलिसिन की. एलिसिन पाया जाता है गार्लिक में, लहसुन में, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत एड करती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं. ऑफ कोर्स कहा जाता है कि अगर आप कच्चा गार्लिक जो है हल्का सा भून के उसको खा लें तो आपको कार्डियक बीमारी नहीं होंगी. बहुत सारे उसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपको कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से रोकते हैं, आपके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको वो रेगुलेट करने में और आपका जो बीपी है उसको रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है. ओके, नाउ एपिपेटलस इज कंडीशन ऑफ, ये कौन सा कंडीशन होता है जब आप देख रहे हैं, अब ये तो आप समझ ही गए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लावर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंडीशन. अब वो कंडीशन होता है इज अ कंडीशन ऑफ स्टेमन्स. स्टेमन्स आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि एक तरह की कंडीशन होती है जो कि पाई जाती है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फ्लावर में, और वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फ्लावर होता है स्टेमन्स. ओके, और इसके साथ हम एंड पे आते हैं अपने बिगनर सेक्शन के क्वेश्चन के, और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं वो आप रिवाइज करेंगे और आपने इसके काफ़ी सारे सही जवाब दिए होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं पे बेस्ड थे जो हमने पढ़ाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की है प्लांट किंगडम के बारे में. अब अगर कोई भी कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज राइट टू अस. आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है, हमें लॉगिन करना है, जैसे कि जो है magnetbrains.com. आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं आप कोर्सेज. हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो KG 2 से लेके क्लास 12 तक तो चलते ही हैं. उसके अलावा स्पेशलाइज कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे NTSC हो गया, जैसे ओलंपियाड हो गया. अभी हम बात कर रहे हैं IGKO की या ओलंपियाड की. तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको ओलंपियाड पे क्लिक करना है और इस तरह का पेज जो है वो
ओपन होगा। अब आपको जो भी पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश ओलंपियाड पढ़ना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, आपको इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड पढ़ना है तो आप यहाँ जा सकते हैं और आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। नाउ जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक चैप्टर वाइज वीडियोस का पेज आएगा। आपको उसको स्क्रॉल करते जाना है, ऊपर बढ़ना है और आपको जो भी वीडियो आप सर्च कर रहे हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं और आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये पेज खुलेगा, आपको जो भी आइटम आप चाह रहे हैं, आप ढूंढना चाह रहे हैं, आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यू कैन स्क्रॉल थ्रू इट एंड यू विल गेट इट देयर। ओके, अब कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे, यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद इट। नाउ आपको मालूम है हमारा जो स्केड्यूल है ओलंपियाड का वो किस तरह का है। वो हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारे वीडियोस आते हैं, अलग अलग टाइम स्लॉट दिया हुआ है। जैसे 10 बजे जो है वो इंग्लिश का आता है, 1 बजे मैथ्स का आता है और 7 बजे शाम को IGKO का आता है। तो नाउ यू आर वेरी थ्रू विद द प्रोसेस। आपको पता है कि आपको हमारा जो डेटा है, जो हमारे वीडियोस हैं, कैसे एक्सेस करने हैं। आप हमारी वेबसाइट पे कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली आपको मालूम ही है आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। कोई कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। आपको जस्ट हमको सब्सक्राइब करना है और हमारा जितना भी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा वीडियोस के फॉर्म पे ऑनलाइन। ऑलराइट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MCQs भी होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं और आप जो भी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बेसिकली लाइक, subscribe and share us with your friends and the people whom you know around, and हम आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं बिगनर्स लेवल के, अब हम आने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। आप तब तक ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं आप वो रिवाइज कीजिए ताकि हम इंटरमीडिएट लेवल पे आए। आप बाकी सारे वीडियोस एक बार फिर से जाके देखिए, पढ़िए, समझिए, ताकि जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे आए तो आपको और मुश्किल ना हो। राइट, ये तो जो बिगनर लेवल था बहुत ईजी था, इंटरमीडिएट वुड बी अ लिटिल टफ, अचीवर सेक्शन और टफ होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियोज को बार बार देखते रहिए, रिव्यू करते रहिए, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे, वो वो कहीं स्टैकअप ना हो जाए। धीरे धीरे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। बाय देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू विद इंटरमीडिएट क्वेश्चंस। बाय।